नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर, दो जजों की बेंच और सामने इस देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस, बहुत महत्वपूर्ण केस। ये केस इस दौर में 2014 के बाद जो भारत है, इस दौर में ये केस इसलिए महत्वपूर्ण था, आपके और हमारे हक की बात, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ। ये मामला था, आपको याद होगा वो दृश्य, संसद में एक युवती और कुछ युवा घुसे थे। संसद में उसे सुरक्षा चूक माना गया और सुरक्षा चूक मान करके उसमें जो केस लगाया गया वो यूएपीए का था, देशद्रोह। उन्होंने अपनी बातें भी रखी थी। वो क्यों आखिर संसद में घुसे थे? वो आतंकी नहीं थे। वो क्या सरकार के कान में क्या डालने के लिए गए थे? वो कहते थे कि वो भगत सिंह से प्रेरित हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की संसद में धमाका करके कहा था बाहरी सरकार को अपनी आवाज, अपनी बात सुनाने के लिए धमाका करना। कानून गलत था, सही था, ये फैसला तो न्यायपालिका करेगी। लेकिन इस मामले में जमानत भी तब से अब तक नहीं हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत से तो जमानत याचिका ही खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट में मामला था। हाई कोर्ट में इस मामले में बलराज मलिक साहब इन युवाओं की तरफ से, नीलम आजाद, महेश कुमावत, इनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे। मलिक साहब को आप लोग हमारे साथ सुनते हैं। स्वागत है, आ गए। स्वागत है मलिक साहब। जी, नमस्कार। वकीलों की हीला हवाली, जो सरकार की तरफ से आने वाले, कभी किसी के दांत में दर्द, कभी किसी के पेट में दर्द, सबका दर्द ठीक कर दिया मलिक साहब ने। और बड़ी खबर यह है कि यूएपीए देशद्रोह जो लगा हुआ था, उस मामले में नीलम को और महेश को, दोनों को जमानत मिली है। जमानत शर्तों के साथ शर्त तो लगाई जाती है दोनों को। ये देखिए, फोटोग्राफ देख के याद आ जाएगा संसद भवन परिसर का वो फोटोग्राफ, जिसके वजह से पूरे देश में हंगामा मचा था कि ये नौजवान आखिर संसद में क्यों घुसे, क्या कहना चाहते थे, क्या सुनाना चाहते थे। अब ये मामला सिर्फ नीलम और महेश के जमानत का नहीं है। उमर खालिद जैसा जेएनयू का एक स्कॉलर 4 साल से जेल में कैद है, उसकी जमानत पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। ये यूएपीए क्या एक ऐसा टूल बन गया है जो अभिव्यक्ति की आजादी, देश के मौलिक अधिकारों को लेकर के आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, इन पर भी अंकुश लगाने की कोशिश है। और क्या जो आज फैसला हुआ है, ये फैसला तारीख बदल देगा। अब यूएपीए के केसेज में हाई कोर्ट के इस फैसले से एक नई दिशा मिल जाएगी आगे के फैसलों में। क्या-क्या हुआ कोर्ट में? क्यों ये बंद थे? कितना दिन बंद थे? आगे क्या होगा? सब समझेंगे। सीधा मैं चलता हूँ मलिक साहब के पास। 50,000 रुपए के मुचलके पर 18 महीने बाद जमानत मिली है। ये जमानत महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिर ये जमानत कोर्ट में इतना आसान तो नहीं रहा होगा। पहले यही समझेंगे कि जमानत मिली कैसे, जिरह क्या-क्या हुई? क्योंकि सरकार की तरफ से आने वाले वकील और अदालतें, अदालत के फैसले, जमानत अब तो मिलती नहीं आसानी से। कैसे क्या हुआ, जरा कोर्ट के भीतर वाली कहानी बताइए। जी, चित्रांशी जी, ये बहुत विशेष तरह का केस देश में। और यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक तरह से इसको कहेंगे हम आतंकवादी कानून, कि कोई भी आदमी जो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा अगर है, या उसने कोई ऐसा काम किया है, उस पे यूएपीए की धाराएं लगती हैं और बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। और कठोर सजा का ही नहीं, सबसे ज्यादा तो इसमें जमानत का ही सबसे कठोर प्रबंध किया हुआ है। अमेंडमेंट इस सरकार के अंदर भी किया।
और सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने भी इस पे शुरू में मोहर लगा दी, काफी साल तक ऐसे ही चलता रहा। यूएपीए की धाराएं लगा लगा के कितने लोगों को बिना मतलब के कितने दिनों तक जेल में रखा गया, और बहुत सारे लोग तो अभी भी जेलों में हैं। जिसका आपने नाम लिया उमर खालिद, वो भी अभी जेल में है। मुझे नहीं समझ में आता वो जेल में क्यों है, और क्या कारण है। अगर कोर्टें के सामने अगर कोई डिसमिस करे, मगर वकील लोगों को तो पूरी आवाज उठाने का दायित्व है। वकीलों को अगर कोर्ट जमानत ना दे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जमानत ना दे, उसकी मेरिट पे बोलने का, लिखने का, देश और दुनिया को बताने का की जिम्मेदारी है, वो बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता उमर खालिद को इतने दिन जेल में रहना चाहिए था। इन बच्चों को भी तकरीबन 20 महीने हो गए। ये नीलम आजाद बाहर थी, ये जरूर था कि सब लोगों का इनका मिलके वो बातें थी, मगर जो मेन इसमें अंदर घुसा मनोरंजन, जिसने सब लोगों से संपर्क किया, उसके साथ एक लड़का और घुसा। दो आदमी ने बीजेपी के एमपी के पास से परमिशन से अब उनका पास बना, और वो अंदर जंप कर दिया उन्होंने गैलरी के अंदर पार्लियामेंट में। और उन बच्चों ने अपने जूते में से कैनिस्टर निकाले, स्मोक वाले, धुएं वाले, जो अक्सर लोग जन्मदिन पे, फिल्म इंडस्ट्री तो इनका लगातार यूज करती है अपने डांस, अपने सीन दिखाने के लिए, और बहुत सारे त्योहारों में बहुत सारे लोग फेस्टिविटी मनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें अमेजन पे ये बिकता है, बाजारों में बिकता है, ये परमिसिबल है सेल इसकी, ये कोई ऐसी चीज भी नहीं थी। तो उन बच्चों ने वो धुआं छोड़ा, पार्लियामेंट में भी उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया। इवन जब उनकी पिटाई हो रही थी तब भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो इससे साबित था, मैंने तो उसी दिन, जब मेरे को नहीं पता था कि ये केस में मुझे शामिल होना या मैं इस केस को कंटेस्ट करना पड़ेगा मुझे, तो उसी दिन जब मैंने इसको देखा सारे उस सिचुएशन को, और मेरा जितना भी इसमें समझ है क्रिमिनल लॉ की, तो मैंने इमीडिएट कहा था ये कोई आतंकी हमला नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि एक्शन लेना चाहिए पार्लियामेंट में उन पार्लियामेंटेरियन पे जिनको पता था बच्चे नियत्ते हैं। और आराम से आप देखेंगे उस फोटो में राहुल गांधी ये सब लोग आराम से बैठे उन बच्चों को देख रहे थे, मगर कुछ वहां शेर बन के उनको पीट भी रहे थे, जबकि उन बच्चों ने उसके बावजूद भी हाथ नहीं उठाया। इवन सेल्फ डिफेंस में भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी एमपी को उंगली तक भी उठाई हो, देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, बल्कि भारत माता की जय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारों पर ध्यान दो, युवाओं के मुद्दों पर डिस्कस करो पार्लियामेंट के अंदर। और रियल में पार्लियामेंट इसीलिए बनी है, मगर आज देश की पार्लियामेंट पार्टियों की बंधक हो गई है। जो पार्टी चाहे उस बिल को लाए, चुपचाप तालियां पिटवाए और रात को अंधेरे में पास कर दे। इस तरह से माहौल है। अदरवाइज तो ईच एंड एवरी पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी है अपने हल्के की हर बात उठाए, और पार्लियामेंट के जो मालिक हैं, जनता, वोटर्स, उनसे पूछे क्या तकलीफ है, क्या मुद्दा हम उठा सकते हैं। जब मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, तो बच्चों ने कहीं भगत सिंह से प्रेरणा लेके इस तरह सोचा कि हम कम से कम एक ध्यान अट्रैक्शन करें देश का, और ताकि पार्लियामेंट में वो मुद्दे डिस्कस हो, देश के मुद्दे डिस्कस हो, पार्टियों के मुद्दे डिस्कस ना हो, सत्ता में बने रहने की वजह से कानून पास ना हो, देश के असली मुद्दों पे चर्चा हो, सच्चाई देश के सामने पता चले। उन्होंने ये हिमाकत की एक तरह से, इनको उनकी उनकी जान को खतरा हो सकता था, कोई अचानक बाई चांस कोई अगर हमला भी हो सकता था, कोई पुलिस वाला शाबाशी या पदक लेने के चक्कर में कोई गोली मार दे। पार्लियामेंट के बाहर भी तो गोली वाले वो है सिक्योरिटी गार्ड्स, मगर इन्होंने कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि कहीं ना कहीं किसी को भी किसी तरीके से, और सब कुछ कैमरे हैं वहां पर। तो नीलम आजाद बाहर थी, इसने जो नारे लगाए हैं, आपके पास वीडियो हो तो उसमें अटैच भी कर सकते हैं आप, कि कोई ऐसी बात नहीं कही। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो इनको शुरू में इनको एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी, जमानत कैंसिल हो गई, और हूबहू ऐसे ही जो सरकारी वकील बोलते हैं ना अक्सर, उसी तरह से एक स्ट्रिंजेंट कानून है इसमें, प्राइमा फेसी थोड़ा सा भी आपको लगे तो आप जमानत मत दो, ये कानून है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में बाद में आके, और जस्टिस ओक जैसे लोगों ने, जस्टिस भुइया जैसे लोगों ने, बाद में जस्टिस गवई, कुछ जजों ने मिलके ऐसी बात कही कि कितना ही भी कठिन कानून हो, मगर सर्वोपरि है देश का संविधान, और देश के संविधान के तहत लोगों के फंडामेंटल राइट, उसको आप कानून के मुश्किल कानून बना के भी जमानत के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते लोगों के। राइट टू लाइफ में आता है। तब जाके लोगों ने इन बातों को
के आधार पे कुछ कोर्टों ने जमानत दी। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुन के काफी दिन तक इनको उसमें रखें, रिजर्व, ऑर्डर नहीं सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ इवन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसमें भी ऐसे हमारे केस में हुआ, जब नीचे जमानत कैंसिल हो गई तो हमें आना पड़ा हाई कोर्ट में। गरीब लोग हैं, हाई कोर्ट में थोड़ा लेट भी हुआ, उस लेट के आधार पे भी डबल बेंच ने सोचा नहीं नहीं हम तो इसको डिसमिस करें। मैंने आप नहीं कर सकते डिसमिस, इस तरह की बातें हुई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस तरह के केसेस में डिले कंडोन किया जा सकता है, ये राइट टू लाइफ का मसला है। अदरवाइज बहुत सारे केस इसी आधार पे हो गया कि तुम थोड़ा बाद में आए हो अपील करने तो डिसमिस किया जाता था। मैंने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, इस केस को डिसमिस होने से बचाया, और डिसमिस होने से बचा के भी ये बेंच चेंज हो गया। और मैंने क्वेश्चन उठाया कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये पार्लियामेंट के काम में विघन है, ये ट्रेसपासिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और देश के युवा पार्लियामेंट में गए हैं, उस एमपी को गवाह नहीं बनाया जो एमपी की वजह से पास में गए थे। अरे आतंकवादी हैं तो वो भी आतंकवाद में उसकी हिस्सेदारी हो सकती है, उससे पूछताछ की क्या? कुछ पूछताछ आप लोगों ने नहीं की, उससे कुछ पूछताछ नहीं की। और फिर इस पे पल्ला झाड़ के तुम इस बच्चों को इस तरह से पहले चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर परमिशन गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, इस तरह का एक माहौल होता है यूएपीए केस में, काफी कठिन वो बातें हैं। उसके बावजूद जमानत देने में इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे को कोर्ट में आर्ग्यू करना पड़ा, इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस केस, सिंपल क्लियर कट है। हमने ना यूनिटी को खतरा पहुंचाया, ना इंटीग्रिटी को, ना सोवरेनिटी को, ना सिक्योरिटी को। देश की सुरक्षा हमारे उससे कहा यहाँ डिवाइड होगा क्या? बल्कि देश की ये बात सुनी जाएगी तो यूनाइट होता है, देश जुड़ता है। ये बहुत छोटा दिल है कि देश के युवा, देश के ही लोग, पहली बात तो जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी है उनकी बात सुनने की, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको बिल्कुल पेरेंटल बिहेव रखना चाहिए अपने देश के लोगों से, बच्चों से तो खास तौर पे। इस देश का कोई भी बच्चा ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना देशद्रोही है। हर बच्चा काबिल है, और देश में डेमोक्रेसी में कोई आदमी आवाज उठाता है उसका ये मतलब नहीं देशद्रोही होगा, सरकार द्रोही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बोलने की आजादी देता है, लगातार पार्टिसिपेशन की आजादी देता है, बोलने के जरिए, क्रिटिसिज्म के जरिए ही तो हमारी भागीदारी है देश की जनता की डेमोक्रेसी में। उस अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस अधिकार को सिर्फ वो मानसिकता खत्म करना चाहती है जिनके अंदर सत्ता का बुखार या राजशाही या तानाशाही का गोबर भरा हुआ है। इसलिए उन्हीं दौर में, उन्हीं सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी फिर उसी तरह काम करती है, पुलिस भी उसी तरह काम करती है। पुलिस का भी अमानवीयकरण हुआ है, जबकि संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। बच्चों ने कोई बात कही थी उसको बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए था, रिजोल्यूशन पास करना चाहिए था पार्लियामेंट में कि कम से कम इन बच्चों की वजह से जो हम छाती ठोक के बैठ गए थे कि पहले हमला हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ये बाई चांस उसी दिन इन बच्चों ने एंट्री की, सिर्फ इस वजह से ध्यान आकर्षण के चक्कर में। इन्होंने कहा वो पन्नू ने वो दिया था आह्वान जी पन्नू के कहने से। मैंने कहा कोई कनेक्शन दिखाइए आप पन्नू का, सिर्फ अखबार में पढ़ के बच्चों ने ऐसा प्रोग्राम बना लिया। इस तरह से बहुत लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, उससे नहीं। आप इंटेंशन देखो इनकी, कहां पर इनका आतंकवाद है, कहां देश की सुरक्षा खतरे में है। इनके नारे देखो, देशभक्ति देखो इनकी, और इनकी हिम्मत देखो। बल्कि पार्लियामेंट को तो इनको इनाम देना चाहिए था। किस लिए इनाम? इनकी सुरक्षा कितनी कमजोर थी। अगर वहीं पे कोई और घुसता और उनके पैरों में रिवॉल्वर होती आतंकवादी के, तो कई लोगों को धराशायी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसी दिन कहा था कि इन बच्चे को, उनको तो प्राइज देना चाहिए जो सिक्योरिटी पे बैठे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी चेक करने की पार्लियामेंट की, इतना महत्वपूर्ण हमारा स्थान है, वहां इन बच्चों ने दिखा दिया कि आपकी सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। और इन्होंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया। इन्होंने धुआं भी बेचारों ने वो छोड़ा जो कम से कम आम पार्टियों में, फिल्म इंडस्ट्री में, उत्सव में, जन्मदिन पे लोग छोड़ते रहते हैं, जो आम बिकता है, जो अलाउड है बिकना। तो कहीं भी यूएपीए की धारा इसमें नहीं लिखती थी। जब इस बात को मैंने कहा तो जज ने ये बात रखी कि ये तो, फिर मैंने कहा ये पूरा देश फिर तो आपको आतंकवादी घोषित करना पड़ेगा, सब घरों को जेल बनाना पड़ेगा। एक कैनिस्टर कोई भी यूज करेगा तो वही आतंकवादी हो जाएगा। देश के खिलाफ हमला है, विरोध है। तो बल्कि
इस तरह के केसेस से या पुलिस का जो अमानवीयकरण है, ये सारा का सारा सत्ता की मानसिकता की वजह से है। डेमोक्रेसी पुलिस के मानवीयकरण के पक्ष में है। संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के चक्कर में के लिए है। तो ये चाहता है कि कोई भी डिसेंट की आवाज करे, उसकी तो सबसे पहले सुननी चाहिए। कितनी अच्छी बात करा, क्या जरूरी है। और उन्होंने ध्यान आकर्षण इसलिए किया कि पार्लियामेंट हमारी एक तरह से डिफंक्ट हो रही है, वो देश के मुद्दे नहीं उठा रही, और एमपी जो लोग हैं पार्टियों के बंधुआ मजदूर बन के रह गए हैं, वो चर्चा ही नहीं करते इंपॉर्टेंट इशू की। और जन साधारण कोई आदमी ऐसा नहीं जो अप्रोच करके अपने एमपी को अपना मुद्दा उठवा दे। इस तरह से इंसेंसिटिव पार्लियामेंट हो गई है, इस वजह से ही दुस्साहस हुआ। तो इसमें बार बार सरकार की तरफ से टांग अड़ाने का कई कबर काम हुआ, और सरकारी वकीलों ने जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ, ये हिम्मत ही नहीं देश में। देश का जूरिस्प्रूडेंस और कमजोर इतना हो गया, क्रिमिनल जूरिस जस्टिस सिस्टम, कि सच्चाई को भी हाँ भरने में दिक्कत है। अदरवाइज तो इमीडिएट बोलना चाहिए था, यस इनका कोई कनेक्शन आतंकवाद से नहीं मिला, कोई फंडिंग नहीं है सर, बिल्कुल। तो एक महीना या उसके बीच में दौरान में कई तारीख लगी, और कई बार कोर्ट का समय वेस्ट हुआ, और हमारा भी पूरा का पूरा दिन कुछ और काम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के हमारे छूटे। पर लगातार हम इस काम के लिए जाते रहे, क्योंकि मेरे मन में ये था, इस केस को करना और इस केस को देश के सामने रखना, और इस तरह से करना कि किसी और पे, किसी देश के साधारण जनसाधारण आदमी पे ये पुलिस, ये सिस्टम, ये पॉलिटिकल आका हिम्मत ना कर सके यूएपीए से डराने की या उसको लगाने की। तो इस वजह से एक दिन तो मुझे कोर्ट में ये कहना पड़ा, जब सारी बहस बहस करके फिर बोले सर अब इसमें एएसजी बहस करेगा, तो मेरे को कहना पड़ा ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि एएसजी को बुला लो या एसजी को बुला लो या अटॉर्नी जनरल को बुला लो, जिसको बुलाना सभी को बुलाना है। हालांकि एक आदमी को आर्गुमेंट करना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कहा कि सबको बुला लो, एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन रेज्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, रेज्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। और मैंने कहा दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट, कि उन छोटी छोटी बातों को सिर्फ ये है whether prima facie it is case of UAP or not, whether it is violation of the fundamental right of my client, जिनका बोलने का अधिकार है, जिनका स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, बिना ट्रायल के, बिना इतने लंबे, अभी तक चार्जशीट पे बहस नहीं हुई है, इतने साल तक, 20 महीने तक या इतने दिनों तक जेल में रखना, ये अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है, ये सिटीजनों के प्रति अपराध है। मैं कहूंगा ये देशद्रोह है। अपने ही नागरिकों को अनड्यू जेल में रखना, उसको जेल में रखने की चेष्टा करना, या उसके पीछे जो भी हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उन्होंने भी बिना उसके ऐसे ही साइन कर दिए। अरे भाई उसके पीछे देखना होता क्या वाकई यूएपीए का केस है, तब परमिशन देनी चाहिए उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पूरी लीगल टीम होती है। मगर ये लोग कुछ नहीं कर रहे। देश का इतना बुरा राजनीतिकरण हो गया, ऊपर आका जो आदेश देता है इसको फंसाओ, ये सर, यस सर, यस सर, यस सर, इससे देश का नुकसान हो रहा, ये नॉनसेंस हो रही है। इसलिए पहली बात तो देश का गृह मंत्री वो होना चाहिए जिसको लॉ की पूरी नॉलेज हो, जिसको मानव अधिकारों के प्रति जिसका समर्थन हो, जिसका अपनी जीवन शैली, अपना इतिहास जिंदगी का मानव अधिकारों के पक्ष में हो, जिसकी अपनी जीवन शैली मानवता और संविधान के अनुरूप रही हो, उसी तरह के लोगों को, स्टेट हो चाहे देश हो, गृह मंत्री ऐसे लोगों को होना चाहिए। मैं इसलिए जब आपने बहुत सही, जहां जो सवाल लेने वाला था आप वहीं पर आके रुके। मैं एक बार ये घटनाक्रम बताता हूं, दर्शक इसको गौर से समझे, नहीं तो इस देश में कहते हैं हाँ हाँ भाजपा ने कहा तो वही सही है। 13 दिसंबर 2023 की तारीख थी, वो जो बरसी था आतंकी हमले संसद पर, वही दिन था। आरोपी था जो दो थे जो अंदर गए थे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी। ये दोनों पास लेके गए थे, बीजेपी सांसद से ही कई दस्खत वाला पास था। वो दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए और वहां पर सदन में पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। देखिए कुछ भी नहीं, न गाली गलौज किया, न किसी पे हाथ छोड़ा, सिर्फ नारेबाजी की। मैं फिर कहता हूं भगत सिंह को याद कीजिए। उसके बाद वहां पर सांसदों ने इनके साथ मारपीट किया, काबू किया, सब किया। दो आरोपी अमोल सिंधे और नीलम आजाद ये बाहर थे, और इन्होंने बाहर रंगीन गैस स्प्रे किया, नारेबाजी की, और वहां पर पर्चे जो है, पंपलेट्स, पर्चे, वो पर्चे फेंके।
पर्चों में बेसिकली बेरोजगारी और मतलब जो वास्तविक समस्याएं हैं इस देश की, वो समस्याएं उठाई थी और उसी पर नारेबाजी की थी। अब बेरोजगारी की बात करोगे, मानवाधिकार की बात करोगे, देशद्रोही हो जाओगे। वैसे नहीं सुनेगा कोई। प्रधानमंत्री इस देश का आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एक बार जनता से एक तरफा वन वे ट्रैफिक होता है। मन की बात अपने कर दिए। देश की मन की बात नहीं सुनोगे तो ये युवा अपने मन की बात सुनाने गए थे। देश के मन की बात नहीं सुनना है इस देश की सरकार को। सिर्फ एक व्यक्ति वो अपने मन की बात सुना रहा है। लेकिन हाई कोर्ट का उमर खालिद का फैसला भी मैं इससे कनेक्ट करूंगा कि क्या ये रेफरेंस में जा सकता है। और दूसरी बात, क्या हाई कोर्ट ने मोदी और शाह का इकोसिस्टम, ये दिल्ली पुलिस कौन है, आपने अभी कहा ही गृह मंत्री पर, जब सीधे आप बात ले आए कि गृह मंत्री कैसा होना चाहिए, क्या मोदी और शाह को के इकोसिस्टम, या सीधा कहें मोदी और शाह, आज इस फैसले से उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये देश, इस देश की पुलिस, ये सब उन्हीं के इच्छा के अनुरूप चल रही है। मलिक साहब। जी, बिल्कुल इसमें इस देश की पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस भी तंग है इससे, इस सिस्टम से। देश की पुलिस बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। उनसे व्यवहार राजा की तरह सरकार के लोग मंत्री-संतरी कर रहे हैं और उनका मिसयूज करते हैं। जो फॉल इन द लाइन होता है, जो करप्ट ऑफिसर होता है, उनको प्रमोशन दी जाती है। वो अहम जगह और जिम्मेदारी दी जाती है कि इसको फँसाओ, इसको रगड़ो, इसका इलाज करो। ये भाषा है हुँ, आज के पॉलिटिकल आकाओं की। ये नॉनसेंस भाषा है, ये जिम्मेदाराना भाषा नहीं है। और इसमें अ, खास तौर पे इतने मुश्किल कानून लगाना, पूरे देश को आइडिया था ये आतंकवादी नहीं है। हुँ, कॉमन सेंस की बात है। और लोगों का बोलने का अधिकार देश के बिल्कुल लास्ट डिवीजन की बात जो करता है, मान लो देश का डिवीजन कब होता है? जब हिंदू मुसलमान करते हो। जब दिलों में दरार जो पैदा करता है वो है यूनिटी के खिलाफ। हुँ, खाली कोई टुकड़े को, देश को आजाद कराने की बात करता, किसी टुकड़े को अलग करना चाहता है, वो इंटीग्रिटी हो गई उसको। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, जो किसी मंत्री संतरी की पावर को चैलेंज करता है। इन बच्चों ने किसकी पावर चैलेंज कर दी? पार्लियामेंट की पावर को चैलेंज नहीं किया। पार्लियामेंट को ये कहा काम करो संविधान के हिसाब हुँ, से, लोगों के फंडामेंटल राइट पे डिस्कस करो, समस्याओं का समाधान करो, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए कानून बढ़ाओ, उस पर डिस्कस करो। अननेसेसरी वोट की राजनीति के लिए कानून मत बनाओ, या लोगों को किसी दो चार को धन्ना सेठ बनाने के लिए किसान कानून मत बनाओ, या हिंदू मुसलमान करने के लिए वक्फ बोर्ड का वक्फ कानून मत बनाओ। और इन बच्चों ने वाकई मॉडर्न भगत सिंह की तरह से काम किया। उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी, बाहर के लोग थे। इन बच्चों को ये था ये तो अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और अपने लोगों के बीच में ही काम करेंगे, और हमने कुछ ऑफेंसिव काम करना नहीं इससे ज्यादा। तो अगर उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने देते तो वो बच्चे ये भी कहते कि हमने दुस्साहस किया, यहां तक तैयार हो सकते थे वो बच्चे। वो बुरे बच्चे नहीं है कोई भी, मगर उनसे बात नहीं की। उनको आतंकवादी बना के देश पे हमला हो रहा है, इसमें भी वोट की राजनीति ढूंढने की, कि पन्नू का कहना था, या पीछे जो आतंकवादी हमला आता है उसमें मुसलमान थे, और इधर से सरदार पन्नू आतंकवादी है और उसने ये डेट पे रखा था कुछ इंडिया में होगा, और इसी दिन इन बच्चों ने कर दिया कोइंसिडेंस, तो ये तो बड़े आतंकवादी हो गए। तो आतंकवादी तो एक भी नहीं है। और मैं कह रहा हूं देश के हल्के फुल्के राइट टू एक्सप्रेशन में कोई अपना विरोध भी जताता है तो सरकार की जिम्मेवारी है, व्यवस्था की जिम्मेवारी है, उस रूठे हुए सदस्य को भी की बात सुने। वो घर का अहम हुँ, सदस्य है, 140 करोड़ हुँ, लोग, एक भी हुँ, सदस्य है। और अभी तक जब सरकार सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के बच्चों की, नागरिकों की पहचान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऊंच नीच और वर्णवाद के आधार पे कर रहे हैं, इससे बड़ी नॉनसेंस क्या होगी? ऐसे लोग कंपिटेंट नहीं है देश में पार्लियामेंट में बैठने के, या पार्लियामेंट के लिए बैठने के लिए। देश में देश के 140 करोड़ लोगों के आदेश पे एक संविधान है, उस संविधान की हुँ, एक व्यवस्था है, उसके तहत सबको काम करना है। मगर देश की पुलिस का जो हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो हुँ, धाराएं लगाते हैं, बेतुके बेमतलब लगाते हैं, और सरकार के वकील बेमतलब लोगों की जमानतों का विरोध करते हैं, सच्चाई पता होते हुए भी उसमें उलझने उलझाने का काम होता रहता है। और बहुत बार मैंने देखा है कोर्ट भी अननेसेसरी उन बातों में उलझी रहती है, हुँ, और अननेसेसरी, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुझे कहना पड़ा ओपन कोर्ट में। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस।
सिंपल, कोई भी कॉमन सेंस का आदमी समझ सकता है ये आतंकवादी लोग नहीं है, ये यूएपीए में मामला बनता नहीं है। और अब तो इतने दिन ये जेल में भी है, ये सारा का सारा जमानत का मेरा मसला है। तो दिस इज नॉट ट्रायल कोर्ट, मैं इनको बरी नहीं करा रहा यहाँ पे, और इनका जमानत का अधिकार है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ ले बनाया हुआ है उसके तहत जो केसेज हैं उसके तहत इनकी जमानत बनती है, अधिकार है लोगों का। भाई तो ट्रायल में होगा कि इनको कौन से कानून के तहत सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, बरी होंगे। और मुझे जो उम्मीद है नीचे भी ये लोग बरी होंगे, क्योंकि मामला ऐसा है ही नहीं इसको पॉजिटिवली। और दूसरा, देश में क्रिमिनल जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस में, जुडिशियल सिस्टम में बहुत सुधार करने की जरूरत है। देश के लोग अपराधी नहीं है, देश के लोग आतंकवादी नहीं है, देश के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी से उनको महरूम किया जा रहा है। देश के जो सक्षम लोग हैं वो जो कुछ करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जा रहा है। देश के लोग कुछ कोई कर भी रहा है तो उसमें सरकारी तंत्र द्वारा टांग अड़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपना योगदान देना चाहते हैं देश में, वो भी देने नहीं दिया जा रहा। जो बोलना चाहते हैं उसको बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी बोलता है वो देशद्रोही है, ये राष्ट्र विरोधी है, वो आतंकवादी है। ये नॉनसेंस करने वाले जो लोग हैं वो असली अपराधी हैं देश के। वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कोई बैठा हुआ आदमी है। ये मानसिकता, दूषित मानसिकता जहां पर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, ये मानवीय व्यवस्था के विरोध में है। इसी वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। अदरवाइज इस देश का हर सिटीजन, हर युवा इस देश को अपने कंधों पे उठाना चाहता है और देश में अपना हर भागीदारी करना चाहता है। और जितने भी लोग हैं यूएपीए में या पीएमएलए में, अरे भाई देश के कोई अपराध, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो ट्रायल में उसके साथ व्यवहार करिए। अननेसेसरी आप जेल में उसके दिन कौन देगा जब वो बरी हो जाते हैं। 2% मुश्किल से केसेज में, 100 में से 2 में सजा होती है। इसका मतलब मिसयूज हो रहा है कानून का। इसका मतलब आप तानाशाह की तरह से देश को चला रहे हैं, आप लोगों के साथ तानाशाही कर रहे हैं। फिर इसका मतलब हम कहेंगे देश में सरकार की बजाय जारशाही चल रही है कहीं भी। और ये अक्रॉस दी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी की भी हो। इस तरह का व्यवहार, एक पुलिस का जो मानवीय व्यवहार होना चाहिए वो तभी होगा जब उसके ऊपर बैठे हुए जो मंत्री संतरी उनका खुद का मानवीय व्यवहार हो। जब ऊपर के लोग ही मानवीय व्यवहार वाले ना हो तो नीचे तो उसी तरह के व्यवहार आचरण वाले पुलिस ऑफिसर उनको पसंद आते हैं, ब्यूरोक्रेट पसंद आते हैं और उसी तरह से वो काम कराना चाहते हैं, उसी तरह से लठ के जरिए देश को आंकना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में लठ से देश नहीं आंका जा सकता। रूल ऑफ लॉ भी नहीं, मैं तो इसको कहूंगा सिस्टम ऑफ लॉ है, कानून की एक व्यवस्था है। उस कानून का कहीं उल्लंघन भी होता है तो हमें मौका देना होता है। भाई आपने उल्लंघन किया है, रेड रेड लाइट जंप किया आपने, ऐसे नहीं करना। आपको एक बार दो बार लीनियंट तरीके से आपको पेश आना अपने नागरिकों के तरह से। हम घर में बच्चों से नहीं आते क्या, या अपने बच्चों को तुरंत हम कान पकड़ के जेल यूएपी की धारा लगाते हैं। डेली जो आचरण होता है घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो जो हाल चल रहा है यूएपीए पीएमएलए का, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज इनह्यूमेन। ये भारतीय संविधान के खिलाफ भी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन के कानूनों का जिसपे इंडिया सिग्नेटरी है उन सब का वायलेशन है। ये अमानवीय काम चल रहा है यूएपीए के जरिए। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आज और एक धन्यवाद एक से इसमें पहले एक इस एक इसमें बताना चाहता हूं मैं, इसमें कंडीशन लगाई, उसके लिए भी हमने आज एप्लीकेशन तैयार कर ली, वो बाहर आ जाए। इसमें मेन केस इसमें नीलम का था जिसको मैं आर्गू कर रहा था, जिसको मैं परसू कर रहा था। फिर किसी एक ने और एप्लीकेशन लगाई, वो साथ में इसके केस लग गया। तो इसमें अब मैं बताना चाह रहा, कंडीशन लगाई इसमें कोर्ट ने। आमतौर पे इस तरह के आतंकवादी मामलों में इस तरह की कंडीशन सुप्रीम कोर्ट लगाती है, तो इन्होंने भी लगा दी। वो कंडीशन क्या लिया गया, एक कंडीशन मेरे हिसाब से बहुत गलत है जिसके लिए हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली। वो क्या है, ये दिल्ली में रहेगी। अरे बेरोजगारी से तो वैसे ही परेशान है, दिल्ली में किसके पास रहेगी, रिश्तेदार नहीं, लेना नहीं देना नहीं। आपको कम से कम सोचो, यहाँ कोर्ट को भी दिमाग अप्लाई करना चाहिए। अब हमने एप्लीकेशन तैयार की, दिल्ली में कैसे रहेगी। ये नरवाना डिस्ट्रिक्ट से है, हरियाणा से लड़की, 37 साल हो गए हैं, एमफिल है, पढ़ी लिखी लड़की है और अन्याय के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेती है। किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया और पहलवान बेटियों के साथ जो हो रहा था जंतर मंतर, वहां भी ये लड़की थी। तो इसलिए उसमें कंडीशन ये है कि दिल्ली में नहीं, अपने माँ बाप के पास जाए। दिल्ली में बेरोजगार कौन इसको पैसे देगा, कहाँ रहेगी। और हफ्ते में 2-3 बार थाने में जाने का है,
अरे भाई वो इतने हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में मत रखो इनको, हो गया चलो हफ्ते में महीने में वो भी एप्लीकेशन जो देंगे हम, मुझे आई होप वो हो जाएगा, मगर वो बाहर आएगी तो हमें भी साइन कराने में आसानी रहेगी, वरना जेल से तो साइन कराते थे हम उस पे भी। तो दूसरा, अब मेन चीज ये है, ये मैसेज खाली नीलम आजाद की जमानत का मसला नहीं है, ये मसला उन सब लोगों का है, हर उस कानून पे है जहां हमारे देश के नागरिक बेवजह बिना मतलब पुलिस द्वारा अननेसेसरी उन अपराधों की धाराएं लगा दी जाती हैं जो अपराध उसने किया ही नहीं, और जिसमें पुलिस के साथ साथ लॉ ऑफिसर भी होते हैं जिनकी सलाह ली जाती है। मेरा हाँ, निवेदन है पुलिस से भी और उन सब लोगों से, लॉ ऑफिसर से भी, हम सबको संविधान के तहत ड्यूटी करनी है। संविधान हमारा बॉस है, कोई इमीडिएट हमारा बॉस हो सकता है, कोई सीनियर अधिकारी हो, कोई मंत्री संतरी हो, मगर वो हमारा माई बाप नहीं है। हमारे माई बाप संविधान और संविधान के बाद देश की जनता है। हमें संविधान के प्रति सच्चा और सजग रहना है और मानवता के प्रति, मानवीय व्यवस्था के आधार पे हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे घरों में मायूसी ना छाए, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार परेशान ना हो, हमारे युवाओं को, हमारे नागरिकों को जेल की कोठरियों में अननेसेसरी वक्त ना काटना पड़े। ये पूरे देश के लिए एक तरह से शर्म की बात है कि हमारे युवा, हमारे लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे पॉलिटिकल डिसिडेंट कोई अच्छी बात उठाते हैं उसको सुनने की बजाय उन पे मुकदमे या धारा 40-44 लगा के उनको बोलने की जगह नहीं देना, परमिशन नहीं देना। ये जो गलत काम है इसमें सहयोग नहीं करें, इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है अफसरों की। अगर कोई धरना जुलूस देने के लिए परमिशन ना दे, ये भी कानून का उल्लंघन है उन द्वारा जो परमिशन देने से मना करते हैं बहाना बना के। बहाना नहीं बनाया जा सकता, इसलिए लॉ में उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। फ्यूचर में इस देश के लोगों को उन कानूनों का प्रावधान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब बोलने की आजादी को या धरना जुलूस की आजादी को कोई आदमी अगर अलाउ नहीं करता किसी मंत्री संतरी से डर के और किसी तानाशाही की वजह से या अपनी नौकरी बचाने के लिए जो करता है, उनको रोकने, उनको के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो कितना ही बड़ा अफसर हो, कोई भी हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कानून का सदुपयोग और कानून की आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और देश के सभी वकीलों से मेरा निवेदन है कि देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए जब पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाए तो असली पार्लियामेंट तो देश, मगर उनके बाहर के ओपन समाज के अंदर के पार्लियामेंटेरियन इस देश के वकील हैं। इसलिए हम सबको सजग रहना, अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करनी है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन मैं चलते-चलते एक बात जो बहुत वाजिब उठाई है मलिक साहब ने, उसको मैं रिपीट कर दूँ। नीलम को दिल्ली में रहने वाला बहुत जो शर्त पे बात आई, नीलम संस्कृत से एमए है। भाजपा वालों को तो और खुश होना चाहिए, संस्कृत से एमए है। लेकिन जब पूरे सिस्टम को 2-4 नेता अपने मनमाफिक चाहते हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरा देश चले, विरोध की आवाज। संस्कृत से में एमफिल, सीटीईटी, सीटेट जिसको बोलते हैं, एच हरियाणा, एचटीईटी, हरियाणा टेट, और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट, गाँव में लाइब्रेरी चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, किसान आंदोलन से लेके धरना प्रदर्शन, मतलब समझ लीजिए कि ये लड़की, ये तो इस देश की सबसे योग्य लड़कियों में होगी जिसके अंदर अपने देश, संविधान, अपने सिविल सोसाइटी, सबको संविधान को लेके, सबको लेके जागरूकता है। अपने गांव में मनरेगा की जब गड़बड़ियां सामने आई तो वहीं से शुरुआत किया, मनरेगा की गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाया। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम पे आवाज उठाने वाले देशद्रोही हो जा रहे हैं। हिसार यस। में कॉम्पिटिटिव और एग्जाम की तैयारी कर रही थी, पिता हलवाई हैं और 2 भाई 2 बहन और हैं, और कह रहे हो दिल्ली में जी, रहो। हुँ, मैं और बड़ी बात इसमें बता रहा हूं, गरीब परिवार से, बीसी ओबीसी समाज से ये बच्ची आती है, प्रजापति समाज से, हुँ, और बाकी लोग एक मनोरंजन को छोड़ के, उसका थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक है, बाकी सारे लोग ऐसे हैं आर्थिक स्थिति बिल्कुल धराशायी है। उसके लिए हमने, इसलिए मुझे अपार खुशी है इस बात की कि हम हुँ, इस केस को उस तरह से, किसी केस में बहुत फीस मिलने के बावजूद भी शायद इस गति से, इस जील से, इस हिम्मत से, इस डेडिकेशन के साथ शायद मैं नहीं कर पाता, जो मुझे बार बार इन बच्चों के फंडामेंटल राइट, ताकि इनकी गरीबी या ताकि इनका कमजोर होना, इनका किसी तरह की अप्रोच का ना होना,
वो बाधा उसके में ना आए। तो मैंने इस केस को करने में आज मुझे जो संतुष्टि है, शायद ही आज तक किसी क्रिमिनल केस को या किसी केस को करने में हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक भागीदार बन पाया हूँ अपने देश के उस काले कानूनी धाराओं से लड़ने के लिए, जिसमें जमानत का की धाराएं बहुत काली हैं, खतरनाक है, स्ट्रिंजेंट हैं, और जो फंडामेंटल राइट को धराशायी करने वाली हैं, उसके खिलाफ लड़ते हुए इस जमानत तक, और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कई वकील मेरे खिलाफ पेश हुए, मगर मैं तैयार था कि इस केस में देश का सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल भी सामने आए तो मैं सामना करने के लिए तैयार था। मैंने कोर्ट को ओपनली कह दिया था। मगर कंक्लूड करिए और इसे फैसला सुनिए। फैसला बहुत दिनों में आया है, इसको रिजर्व रख लिया था, पूरी छुट्टियां गुजर गई, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने तो आज तैयारी कर ली थी, बल्कि अर्ली मॉर्निंग, क्या आई हैव टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सारी कहानी भी बखान करने के लिए मैंने रफ ड्राफ्टिंग कर ली थी कि क्या क्या मुझे कहना सुप्रीम कोर्ट में, कि इतने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के बावजूद ऑर्डर को रिजर्व रखना जमानत के केसों में, ये लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा कहीं भी किसी कोर्ट में नहीं होना चाहिए। और ये मेरा जुडिशरी के लोगों से भी निवेदन है कि आप सेंसिटिव हो जाइए देश के लोगों के अधिकारों के प्रति। ये देश के लोग आपके अपने लोग हैं, आपके अपना परिवार है 140 करोड़ का। हम सबको मिलके इन सब की भागीदारी देश की मानवीय व्यवस्था के लिए करनी है। इनको अपराधी घोषित करके अपराधी की तरह जेलों में वक्त बिताने के लिए मजबूर नहीं करना है। बिल्कुल, और मैं इसीलिए कहा कि बधाई, अभी तो और लड़ना है, अभी तो लड़ाई बहुत है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत लड़ना है। हमारे पास ही कई सारे मामले हैं, कई हम लोग तो खुद ही इतने पीड़ित हैं सिस्टम के, हम खुद ही सोच रहे हैं 2-4 मुकदमा इस देश में फ्रॉड बहुत सारे घूम रहे हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले। वो कोई पता चलता है, कहता है कि मैं उनके यहाँ, उनके बेटे के यहाँ, मंत्री के, गृह मंत्री के बेटे के यहाँ मिल करके जेल से बाहर आ गए कोई, और सारे फ्रॉड जो है अब इन सबका नेक्सस खोलना है, एक लाइन से नेक्सस खोलना है और लड़ाई जी, लड़नी ही है। ये देश को अत्याचार देश को ये सब न्याय, बताना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि कारपेट के नीचे कितनी धूल और कितनी गंदगी जमा हो रही है। हम सबको मिलके उसको साफ करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सब बिल्कुल किया जाएगा। बहुत-बहुत आपको बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद मलिक साहब। जी, देखते रहिए आप लोग न्यूज़ जी। लॉन्चर, और सच की आवाज़, सच की लड़ाई, उसमें लाभ और हानि कुछ भी हो, इससे बेपरवाह हम बैठे हैं। बहुत कुछ अब अरे आगे लाभ बढ़ भी चर्चा होता है। करेंगे। हानि का कहाँ हाँ, जिक्र करते हो? सच में हमेशा हाँ, लाभ होता है। हाँ, मैं इस कोटेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हाँ। सच वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता, वो नहीं, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, उसका सामना करने से वो और ज्यादा मजबूत होते हैं, उनको फायदा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपने बड़ा मतलब सच हौसला में और कोई नुकसान नहीं है। सच में कि कोई हाँ, नुकसान नहीं है। ये बात तो सही कहे आप कि मजबूत होता है। हम लोग अगर आज वाक़ई इतना सब कुछ के बाद भी बोल पा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि लड़ रहे हैं तो मजबूत हो रहे हैं।